नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी किसी ने नहीं सुना का तीसरा भाग। अब मुझे यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि तब मेरे दिमाग में कैसे अपनी पत्नी अपनी नीला को छोड़ने का विचार इतनी आसानी से आ गया था। लेकिन उस संजना को छोड़ने का विचार एक पल को न आया, जिसके कारण 2 पार्टों में दब गया था। उस संजना का जो अपने पति की नहीं हुई थी, उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था उसने क्योंकि झूठ फरेब उससे नहीं होता था, जो उसकी कामुकता को गलत समझता था। उस संजना को जो मनमानी करने के लिए माँ बाप भाई बहन को भी दुत्कार चुकी थी और मुझसे परिचय के कुछ ही दिन बाद अपना तन खोल कर खड़ी हो गई कि उसकी भूख शांत करो, क्योंकि उसके पति ने उसके तन की क्षुधा कभी शांत ही नहीं की। वह बेहद ठंडा आदमी है जो किसी भी औरत के लायक नहीं है। इतना ही नहीं, तब मेरी आंखें उसके तन की चमक में ऐसी चुंधियाई हुई थी कि मैं उसकी इस हरकत से भी उसकी असलियत का अंदाजा नहीं लगा पाया कि वह ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन अपने कन्फर्मेशन या प्रमोशन को लेकर कोई बात न करती हो। जिस दिन शारीरिक संबंधों का दौर चलता, उस दिन तो पहले और बाद में भी पूरे अधिकार से यह कहती, बल्कि एक तरह से आदेश देती कि तुम्हें यह करना है। उस वक्त उसकी यह बातें कुछ खास नहीं लगती थी। जब कन्फर्मेशन का वक्त निकल गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो एक दिन फिर उसने मिलन के क्षण से पहले ही बड़े अधिकार से कहा, लगता है तुम जानबूझकर मेरा कन्फर्मेशन प्रमोशन नहीं करा रहे हो, जिसे मुझे जब चाहो ऐसे ही यूज करते रहो। मुझे उसी वक्त उसकी इस बात से चौंक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं चौंका मैं। आंखों, दिलो दिमाग पर पर्दा जो पड़ा था, उसकी इस बात पर कान दिए बिना मैं उसके तन पर टूटा हुआ था। उसके तन पर उस वक्त सिर्फ मैं था। कपड़े के नाम पर एक सूचना था, न उस पर न मुझ पर, मगर ऐसी स्थिति में भी वह इतनी बड़ी बात कह गई थी। मगर मैं बेखबर था। उसके दिमाग में ऐसी चरम स्थिति में भी यह सब कैलकुलेशन चल रही थी और मेरे दिमाग में सिर्फ यह कि मेरे तन से उसका तन कभी जुदा ना हो। उस दिन उसकी परमानेंट सॉल्यूशन की बात का भी नेतार्थ में समझ न पाया और पत्नी को तलाक देने की सोचने लगा था। देर रात तक इसी उथल पुथल में जागता रहा कि कैसे जल्दी से जल्दी उसे तलाक देकर इससे छुटकारा पा लूं। मेरा ध्यान इस तरफ भी नहीं गया कि नीला ने मेरे सारे कपड़े गंदे साफ सब लाकर बेडरूम में ही पटक दिए थे। उसका एक बड़ा ढेर बना हुआ था। काफ़ी दिनों से साफ सफाई न होने के कारण पूरा बेडरूम कचरा घर नजर आ रहा था। तलाक देने की धुन में बहुत देर से सोया और जब सुबह उठा तो बहुत देर हो चुकी थी। बहुत जल्दी करने के बावजूद करीब 2 घंटे देर से ऑफिस पहुंचा। उस दिन पूरा वक्त इस उथल पुथल में बीता कि नीला से तलाक के बारे में संजना से बात करूं कि ना करूं। मेरे उकड़े मूड के बावजूद संजना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। चुगलबाजी उसकी रुकी नहीं। छुट्टी होने से कुछ पहले आकर बोली, सुना है मेरा कन्फर्मेशन लेटर आ गया है। सुना है मेरा कन्फर्मेशन लेटर आ गया है। कुछ पता भी करोगे या यूं ही मुंह लटकाए रहोगे? उसकी इस बात से मैं थोड़ा अचरज में पड़ गया कि लेटर आ गया, इसकी भनक इसको कैसे मिल गई। दूसरे ऐसे बेरुखे ढंग से बोल रही, आखिर और किन से इसके संबंध है जो इसे सूचना देता है। उसकी इस बात से मैं इतना गटमट हो गया कि शाम को कहीं और चलकर बात करने की बात कहने की हिम्मत न जुटा सका और उम्मीद से एकदम विपरीत हुआ, बिना मुझे कुछ बताए चली गई। मुझे इस हरकत पर बड़ी गुस्सा आई। ऑफिस से बाहर निकलते ही मैंने उसे मोबाइल पर फ़ोन किया। कई बार ट्राई करने के बाद उसने कॉल रिसीव की। फिर छूटते ही बोली, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। मैं कुछ बोलूँ कि उसके पहले ही फ़ोन काट दिया। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने तुरंत फिर कॉल की, लेकिन उसने रिसीव नहीं की। कई बार किया तो स्विच ऑफ कर दिया। उसने पहली बार ऐसी हरकत की थी।
मैं गुस्से से एकदम झल्ला उठा। मेरे मुंह से उस वक्त पहली बार उसके लिए अपशब्द निकला। कमीनी कहीं की 1 मिनट बात नहीं कर सकती। मैंने उस क्षण पहली बार महसूस किया कि मैं आसमान में कटी पतंग सा भटक रहा हूँ या ओवर एज हो चुके बेरोजगार सा सड़कों पर निरुद्देश्य चप्पलें चटका रहा हूँ, जिसे निकम्मा समझकर घर वाले और बाहर वाले दोनों ही दुत्कार चुके हैं, जिसका न घर में कोई ठिकाना है और ना ही कहीं बाहर। मैं सड़क किनारे काफ़ी देर तक खड़ा रहा, मोटरसाइकिल खड़ी कर उसी के सहारे। घर जाता तो किसके लिए? बीवी दुश्मन बन चुकी थी, बच्चे बेगाने। अपने घर में ही मैं कचरा घर बन चुके बेडरूम तक सीमित रह गया था। बेहद तनाव और काफ़ी देर तक खड़े रहने से जब थक गया तो मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चल दिया, मगर जाना कहाँ है, दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। ट्रैफिक से लदी फंदी हाँफती सड़क पर बढ़ता रहा और आखिर में रेलवे स्टेशन के उस कोने पर जाकर खड़ा हो गया जहां लोग सामने बने गेट से प्लेटफार्म नंबर 1 तक अनधिकृत रूप से पहुंच जाते हैं। वहां की सिक्योरिटी में बना यह सबसे बड़ा छेद था। आते जाते लोगों को देखते मन में चलते तूफान से मैं एकदम बिखर सा गया था। बाइक वहीं खड़ी कर मैं दिशाहीन सा आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे यह भी होश नहीं था कि बाइक वहां बिना लॉक किए ही खड़ी कर दी है, जिसके चोरी होने का पूरा खतरा है। मैं आगे बढ़ता गया और फिर वीआईपी एंट्रेंस से आगे ओवर फुट ब्रिज पर चढ़ गया और बीच में पहुंचते पहुंचते मेरे कदम थम से गए। मैं रेलिंग के सहारे खड़ा हो गया और दूर तक नीचे इधर उधर आते जाते लोगों को देखता रहा, खो गया उसी भीड़ में एक तरह से। मगर कोई चेहरा ऊपर से साफ नहीं दिख रहा था। रात के 8 बज रहे थे। गाड़ियों, दुकानों की लाइट और स्ट्रीट लाइट इतनी नहीं थी कि ऊपर से किसी को स्पष्ट देखा जा सकता। मैं संजना तो कभी नीला में खोया थका हारा रेलिंग के सहारे तब तक खड़ा रहा जब तक कि एक लड़की की एक्सक्यूज मी शब्द कानों में नहीं पड़े। मैंने गर्दन घुमाकर दाहिनी तरफ आवाज की दिशा में देखा। एक करीब 26-27 साल की लड़की खड़ी थी। वहाँ रोशनी बहुत कम थी, फिर भी मैं देख पा रहा था कि वह गेहुए रंग की थी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे मुखातिब होते ही बोली, किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? मेरे लिए उस वक्त यह अप्रत्याशित स्थिति थी, सो तुरंत मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा। उसे देखता रहा मैं। औसत कद से कुछ ज़्यादा लंबी थी वह। भरा पूरा शरीर था, चुस्त कुर्ता और पजामा पहन रखा था, जिसे लेगी कहते हैं। वास्तव में यह 60-70 के दशक में हिंदी फिल्मों में हीरोइनों द्वारा खूब पहनी गई सिलेक्स ही है। जब मैं कुछ बोलने के बजाय उसे देखता ही रहा तो वह फिर बड़ी अदा से बोली, कहाँ खो गए मिस्टर? मैंने कहा, कहीं नहीं, लेकिन मैं आपको पहचानता नहीं, आप कौन हैं? तो वह बड़े अंदाज से बोली, कभी तो पहचान शुरू हो ही जाती है ना। बैठकर बातें करेंगे, जान जाएंगे एक दूसरे को। जब जान जाएंगे तो मज़े ही मज़े करेंगे। इस बार उसके और ज़्यादा इठलाकर बोलने ने मुझे एकदम सचेत कर दिया कि यह उस एरिया में चलती फिरती गर्म गोश्त की दुकान है, जो खुद ही माल भी है और खुद ही विक्रेता भी। या उनमें से नहीं है जिनके सौदागर साथ होते हैं। मैं संजना और नीला के चलते बेहद गुस्से और तनाव में था ही तो दिमाग में एकदम से एक नई स्टोरी चल पड़ी। सोचा घर जाने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ बीवी बच्चे कोई भी पूछने वाला नहीं है, और जिसके लिए अपने भरे पूरे खुशहाल परिवार को हाशिए पर धकेल कर खाए आज तक, वह आज बात तक नहीं कर रही है, दगाबाज निकली। अच्छा है आज जिंदगी का यह अनुभव भी लेते हैं। घर पर फ़ोन भी नहीं करूँगा, देखूँ नीला या बच्चों में से कोई फ़ोन करता है या नहीं। इससे यह भी पता चल जाएगा कि यह सब वाकई मुझसे नफरत करते हैं या सिर्फ गुस्सा मात्र हैं। हालांकि ज़िंदगी में गर्म गोश्त का अनुभव लेने का यह कोई पहला निर्णय नहीं था। इससे करीब 15 वर्ष पहले 5 दोस्तों के साथ गोवा घूमने गया था। तब शादी नहीं हुई थी। वहाँ जिस होटल में रुके थे वहीं के एक वेटर ने यह सेवा भी उपलब्ध कराने का ऑफर दिया था और हम सब ने खूब असमंजस के बाद हाँ कर दी थी। तब उसने रात 9 बजते बजते सबके लिए व्यवस्था कर दी थी।
इनमें कोई भी लड़की 20 साल से ज़्यादा की नहीं थी। लेकिन अगले दिन सभी संतुष्ट थे कि जो खर्च किया उसका भरपूर मजा लिया। सभी लड़कियां कस्टमर को कैसे खुश किया जाए इस हुनर में पारंगत थी। आज इस फुट ओवर ब्रिज पर इस लड़की ने 15 वर्ष पुरानी यादें तरोताजा कर दी थी, साथ में एक नया जोश भी। बात आगे बढ़ाई तो पता चला वह ऊपर जितनी भोली दिख रही है, अपने क्षेत्र के अंदर से उतनी ही ज़्यादा मंझी हुई खिलाड़ी है। पहले तो मेरे सामने यह समस्या थी कि उसे लेकर जाऊं कहाँ। यह बात आते ही उसने कहा उसके पास इस समस्या का भी समाधान है, उसे पेमेंट करना पड़ेगा। मगर मैं उसकी बताई जगह पर रात गुजारने में हिचक रहा था, तो फिर अपने विधायक वाले मित्र को फ़ोन किया। उसने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, यार 2 दिन से तो विधायक जी रुके हुए हैं। लगे हाथ उसने यह मजाक भी कर डाला, क्या यार भाभी जी आजकल मज़ा नहीं दे पा रही हैं क्या, जो इधर उधर भटक रहा है। कुछ और अश्लील बातें भी उसने कही जिन्हें अनसुना कर मैंने बात खत्म कर दी। फिर नैन्सी के साथ ही उसकी बताई जगह पर पहुंच गया, जो स्टेशन के नज़दीक ही उस एरिया का जाना पहचाना दादा लॉज था, जहां गर्म गोश्त को लेकर हुए कई कांड पहले भी मीडिया में चर्चा में आ चुके थे। मैं भीतर ही भीतर डरा, लेकिन संजना और नीला के बीच जिस तरह से उलझा था उससे बहुत गुस्से में था। खिन्नता नहीं, आवेश में उबला जा रहा था, जो मेरे डर पर हावी हो गया। लॉज में मेरी सारी एंट्री नैन्सी ही ने कराई, जो करीब करीब फर्जी ही थी। मैंने जब उस कर्मचारी की तरफ देखा तो उसने दाईं आंख हल्के से दबाते हुए कहा, क्यों परेशान हो रहे हैं सर? नैन्सी जी सब मैनेज कर लेती हैं, आप बेफिक्र रहिए और बेफिक्र होकर एंजॉय करें। फिर वह आदमी ऊपर रूम तक छोड़ने भी आ गया। रूम खोल कर दिखाया, सेवा की तमाम बातें करते हुए खड़ा हो गया तो नैन्सी ने उसे 200 रुपये दिलवाते हुए कहा, ये हम दोनों का पूरा ख्याल रखेंगे, आप निश्चिंत रहें। पैसा पाते ही वह चला गया। उसके जाते ही नैन्सी ने बड़े ही मादक अंदाज में कहा, आइए नीरज जी बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, जानते हैं एक दूसरे को, फिर ऐश करते हैं, या फिर डिनर के बाद, या जैसा आप कहें। यह कहकर वह बेड पर यूं बैठ गई कि गोया वह बड़ा लंबा सफ़र तय करके थक गई है और लंबे समय बाद आराम का अवसर मिला है। एक बात मैंने गौर की कि उसमें अन्य तमाम सेक्स वर्कर की तरह बाजारूपन नहीं था, या नाम मात्र का था। मुझे शांत देखकर वह फिर बोली, बैठिए ना नीरज जी, ऐसे क्या देख रहे हैं, है तो सब आप ही के लिए ना। और हाँ, थोड़ा रिलैक्स होइए, कोई टेंशन है तो मैं हूँ ना, चुटकी बजाते दूर कर दूंगी। मैं कुछ बोलूं कि उसके पहले ही उसने फ़ोन उठाया और 2 सूप का ऑर्डर कर दिया। मैंने भी सामने टेबल पर हेलमेट रखा और बेड के सामने ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने अपने बारे में बातें शुरू की जिन पर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरा ध्यान रह रहकर संजना पर चला जाता। मुझे लगता जैसे मेरे सामने वही बैठी बक बक कर रही है। कुछ देर में वेटर सूप दे गया, जिसे चट करने से पहले उसने बाथरूम में जाकर मुंह धो लिया था। अब उसका चेहरा ज़्यादा ताजगी भरा लग रहा था। मैंने सूप आधा ही छोड़ दिया था। नैन्सी के सूप पीने के ढंग ने बता दिया था कि उसे टेबल मैनर्स आदि की पूरी जानकारी है, और उसकी यह बात सच है कि वह एक पढ़े लिखे अच्छे घर की है, बस किसी वजह से इस फील्ड में भी आ जाती है कभी कभी। बातचीत में इतनी एक्सपर्ट थी कि कुछ ही मिनटों में उसने मुझे सारे तनावों संजना के दायरे से एकदम खींचकर अपने दायरे में शामिल कर लिया। जल्दी ही मैं उसके साथ हंसने खिलखिलाने लगा। तब मुझे लगा कि इसके साथ रात बिताने के लिए 5,000 देना कोई बुरा सौदा नहीं है। बात उसने 10,000 से शुरू की थी। कम करने की बात आई तो कई शर्तें रख दी, और इन शर्तों ने मेरा मूड खराब कर दिया था कि इतने पैसे में या करने देंगे या नहीं, या इतने पैसे देंगे तो या भी करने देंगे, और इतने देंगे तो सब कुछ। जिस तरह उसने खुलकर बात की थी उससे मैं दंग रह गया था। उससे पहले यह सब सिर्फ सुना भर था,
अन्यथा मैं एक बार को कदम पीछे हटाने को सोचने लगा था, क्योंकि 100 रुपये ही थे और 10,000 जो अलग रखे थे वह बीमा के प्रीमियम के लिए थे, जो इत्तेफाक से एजेंट के न आने के कारण मेरे ही पास थे। उस 10,000 ने नैन्सी के साथ कदम आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, अन्यथा मैं नैन्सी के साथ होता ही नहीं। मगर अब इस बात को लेकर मैं किसी असमंजस में नहीं था, बल्कि मन के किसी कोने में कहीं संतोष ही था। एक कोने में कहीं यह भी कि प्रीमियम का कहीं और जुगाड़ देखा जाएगा। अब मैं खोने लगा था नैन्सी की खनक भरी हंसी में। बातों ही बातों में उसने डिनर का भी ऑर्डर दे दिया था, जिसमें मेरी पसंद भी उसने पूछी थी। खाना सब नॉनवेज ही था। जब वेटर डिनर रख कर जाने लगा तो उसने बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा देने के लिए कह दिया। साथ ही नीचे रिसेप्शन पर भी फ़ोन कर मना कर दिया। डिनर ऑर्डर करने से पहले उसने अचानक ही शावर लेने की बात कर मुझे चौंका दिया था। मैंने जब यह कहा कि चेंज के लिए कपड़े कहाँ हैं, तो उसने वहाँ रखे 2 टॉवल की ओर इशारा करते हुए कहा, होटल वाले ये इसीलिए तो रखते हैं। फिर उसने बेहिचक सारे कपड़े उतारकर चेयर पर डाल दिए और बाथरूम की ओर चल दी। हाव भाव ऐसे थे कि जैसे अपने पति के ही सामने सब कुछ कर रही हो। दरवाजे पर ठिठक कर बोली, कमान यार, एक साथ शावर लेते हैं। हालांकि ये उस फीस में शामिल नहीं है, लेकिन आपकी अदा पर यह मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। मैं उसके बदन और उसकी बातों में उलझा था कि तभी उसने आकर एक झटके में मेरी बेल्ट खींच दी। कुछ ही देर में मैं भी उसी की तरह था। फिर दिगंबर ही उसके साथ शावर लिया। उस पल उसने जो कुछ किया उससे मैं सच में एकदम मस्त हो गया। उस पल को तब मैंने अपने जीवन के सबसे हसीन पलों में शामिल किया था। अब भी उस पल को इससे सूची से हटाने का मन नहीं करता, जेल की इस बंद कोठरी में भी नहीं। बाथरूम में नीला के साथ बच्चों के बड़ा होने से पहले मैंने कई बार एक साथ शावर लिया था, मगर ईमानदारी से कहूँ कि सच यही है कि नैन्सी के साथ और नीला के साथ का कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि दोनों का मिजाज ही एकदम जुदा था। नीला में जहाँ शर्म संकोच शालीनता की तपिश की आँच थी, वहीं नैन्सी में या सिरे से नदारत थी। और नीला के साथ नेचुरल शावर का जो अनुभव था वह अद्भुत था। नेचुरल शावर यानी बारिश में अपने पति के साथ भीगने का, यानी बारिश में अपनी पत्नी के साथ भीगने का। यह अनुभव तो करीब करीब सभी ने लिया होता है, लेकिन मैंने जो किया था वह गिने चुने लोग ही करते हैं, क्योंकि इसमें अहम रोल बारिश का होता है। वह भी ऐसी बारिश जो रात में हो रही हो और लगातार कई घंटों तक रिमझिम बारिश होती ही रहे, साथ ही सबसे ऊंचे मकान हो और उसमें दूसरा कोई ना हो। सौभाग्य ने मुझे यह सब दे रखा था। मेरे मकान की छत अगल बगल के सारे मकानों से ऊंची थी। शादी को 1.5 साल हो रहे थे। उस साल मानसून मौसम विभाग की सारी भविष्यवाणियों को धता बताते हुए 1 हफ्ता पहले ही आ गया था। 2-4 दिन एक आध हल्की फुहारों के बाद एक दिन जो शाम के बाद पहले कुछ तेज फिर धीरे धीरे बारिश शुरू हुई, तो फिर वह बंद होने का नाम ही ना ले। फिर लाइट भी चली गई। इमरजेंसी लाइट या फिर इन्वर्टर जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मोमबत्ती से काम चल रहा था। गर्मी ने सताया तो अचानक छत पर घूमने का विचार एकदम से दिमाग में कौंध गया, जैसे उस समय आसमान में बार बार बिजली कौंध रही थी। मैंने नीला को भी कुछ नानुकुर के साथ ले लिया था। छत पर दोनों एक दूसरे की कमर में हाथ डाले चहलकदमी कर रहे थे। दूर दूर तक गुप अंधेरा था। दूर सड़कों पर इक्का दुक्का आती जाती गाड़ियों की लाइट दिख जाती, या फिर आसमान में कौंधती बिजली कुछ पल को आसपास का इलाका रोशन कर देती, जिससे नीला डर कर चिपक जाती और फिर कुछ देर में नीचे चलने को बोलने लगती। लेकिन यह सब मुझे बचपन के हसीन दिन भी याद दिला रहे थे। फिर जल्दी नीला के साथ उसके भीगे बदन ने मेरा मूड एकदम रोमांटिक कर दिया था।
मैंने अपनी बात और हरकतों से उसका मूड भी अपने जैसा ही बना लिया था। फिर बाउंड्री के बगल में ही मैं उसे लेकर लेट गया था ज़मीन पर। फिर वहाँ हम दोनों ने वह अद्भुत पल जिए, नेचर के साथ, नेचुरल कंडीशन में ही, जो बिल्लों को ही नसीब होता है नेचर के ही सहयोग से। इस अद्भुत स्थिति में हम दोनों करीब घंटे भर रहे। फिर नीला को छींके आने लगी तो उसके आग्रह पर मैं मन ना होते हुए भी नीचे चलने को तैयार हुआ। हम दोनों नीचे आधे जीने तक बैठे बैठे ही उतरे, क्योंकि छत पर खड़े होकर हम दोनों कपड़े पहनने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि कहीं भूले भटके किसी की नज़र में न आ जाएं। उस दिन सवेरा होते होते हम दोनों तेज जुकाम से पीड़ित थे। आज भी वह पल याद कर मन रोमांचित हो जाता है। नैन्सी के साथ उस सावर ने भी तन मन में गुदगुदी की थी, लेकिन वैसा रोमांच नहीं। बाथरूम से हम दोनों 20-25 मिनट में ही बाहर आ गए थे, जहाँ कमरे में सिर्फ 2 तौलिए थे, जिनसे हमने तन पोंछा भी और उसे कहने भर को ढका भी। फिर डिनर किया। तभी लगा गीले तौलिए दिक्कत कर रहे हैं, तो दोनों ने उन्हें हटा दिया। हम दोनों को अब उनकी ज़रूरत ही कहाँ थी। रात भर नैन्सी ने जीवन के कई नए अनुभव दिए। कई बार तो ऐसा लगा जैसे एंजॉय करने के लिए उसने मुझे हायर किया है। एंजॉय मैं नहीं, वह कर रही है, वह भी अपने तरीके से, जैसे चाहे वैसे मुझे इस्तेमाल कर रही है, जो चाहे कर या करवा रही है। सवेरे तक ना वह सोई ना ही सोने दिया। एक से एक बातें काम करती या करवाती रही। सवेरे करीब 6 बजे लॉज से बाहर आए तो उसने अपना सेल नंबर दिया, फिर कॉल करने के लिए कहा। फिर ऑटो कर चल दी। कहाँ गई या नहीं बताया था। मैंने जब घर की राह ली तो जेब में मात्र 2000 रुपये बचे थे। लॉज का किराया, वहाँ के कुछ कर्मचारियों को नैन्सी ने इस तरह पैसे दिलवाए कि मेरे पास कुछ पूछने के लिए वक्त ही नहीं होता था। गोया कि मैं कोई धन पशु हूँ। नैन्सी के जाते ही मेरे दिमाग में घर हावी होने लगा। रात में कई बार मेरी नज़र मोबाइल पर इस आस में गई कि बस अब घंटी बजेगी और नीला तनतनाती हुई पूछेगी कि कहाँ हो, या बच्चों की आवाज़ की पापा कहाँ हो। गुस्से में नीला खुद फोन न करके बच्चों से ऐसा करा सकती है, लेकिन मेरी आस पूरी नहीं हुई। भूल से भी एक कॉल नहीं आई। कई बार मन संजना पर भी गया। फोन करूं या न करूं, मैंने इस असमंजस में रात में 12 बजे तक अपने को रोके रखा था। फिर उसके बाद जब कॉल की तो उसने फोन काट दिया। मैं गुस्से से तिलमिला उठा था, पर नैन्सी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। फिर नैन्सी के मायाजाल में ऐसा डूबा था कि यह सब नेपथ्य में चले गए थे। मगर अब नैन्सी नेपथ्य में थी, नीला हावी थी। एक बार फिर फोन न आने से मैं हैरत में था। सोचने लगा कि संजना से संबंध बनाने या बना के क्या मैंने कोई गुनाह किया, और क्या यह गुनाह इतना बड़ा है कि बीवी बच्चे इस कदर मुंह मोड़ लें कि यहाँ तक जानने की कोशिश ना करें कि मैं जिंदा भी हूँ या कहीं मर गया, कब गया। फिर सोचा नीला ने शायद यह सोचकर फोन ना किया हो कि संजना के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा हूँगा। विचारों के इस उथल पुथल में अचानक यह बात भी दिमाग में कौंध गई कि जैसे मैं बाहर औरतों से संबंध बनाए घूम रहा हूँ, कहीं नीला भी तो। यह बात दिमाग में आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा गला सूखने लगा। मुझे महसूस हुआ कि अब जल्दी घर ना पहुंचा, तुरंत पानी ना पिया तो गिर जाऊंगा। मैंने बाइक की स्पीड या सोचकर और बढ़ा दी, बल्कि यह कहे कि एक्सीलेटर पर हाथ खुद ही और घूम गया। इस बीच मन के कोने में कहीं यह बात भी गुनगुनाई, नहीं, मैं लाख कुछ भी करूं, लेकिन नीला किसी गैर मर्द के सामने अपने को नहीं लाएगी। मैं कुछ भी करूं, वह मुझसे लड़ाई झगड़ा सब कर लेगी, लेकिन अपना तन कहीं और नहीं उगाड़ेगी। वह ऐसी औरत है ही नहीं।
उलझन के सागर में डूबता उतराता मैं अंततः घर पहुंचा। गेट पर अंदर से ताला लगा था, मतलब घर में सब थे। मगर सुबह के 6:30 बजने वाले थे और ताला लगा था, यह बात कुछ अलग थी। क्योंकि नीला जल्दी उठती है और गेट का ताला खोलकर फिर काम में जुट जाती है। कई बार घंटी बजाने के बाद दरवाजा खुला तो ग्रिल के गेट से करीब 15 फीट दूर था। कई बार घंटी बजाने के बाद दरवाजा खुला जो ग्रिल के गेट से करीब 15 फीट दूर था। सामने नीला खड़ी थी। उससे मैं पूरी तरह नजर नहीं मिला पा रहा था। करीब 8-10 सेकंड वह मुझे एकटक देखती रही, फिर अंदर चली गई। जाहिर है चाबी लेने गई थी। जब आई तो मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रही थी मानो स्कैन कर रही हो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फिर उसके हिसाब से सवाल दागे जाएं। मैं मुश्किल से उसके चेहरे पर नज़र डाल पाया था। आंखें चेहरा साफ बता रहे थे कि वह रात भर सोई नहीं थी और संभवतः रोई भी बहुत थी। गेट का ताला खोलकर उसने गेट खोला नहीं, बल्कि ताले को कुंडी में चाबी से झटके से लटका कर तीक्ष्ण नजर मुझ पर फिर से डाली और पैर पटकती हुई चली गई अंदर। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि स्कैन कर उसने यह जान समझ लिया था कि मेरे साथ कुछ भी अनहोनी नहीं हुई थी और मैंने रात भर ऐश की है। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा बच्चे सो रहे थे। डाइनिंग टेबल की स्थिति बता रही थी कि किसी ने भी खाना ठीक से नहीं खाया। घर की एक एक चीज इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ रहने वाला हर शख्स बेचैन सा रात में इधर उधर उठता बैठता लेटता रहा है। जागा तो मैं भी था रात भर, इधर उधर डरता बैठता लेटता उस लाश में नैन्सी के साथ जाने क्या क्या करता रहा। फर्क इतना था कि यहाँ सब हैरान परेशान व्याकुल तनाव में व्यस्त थे और वहाँ मैं जश्न मना रहा था, ऐश कर रहा था। नींद से आंखें बोझिल हो रही थी और इन सब के पीछे सिर्फ एक इफेक्ट था, संजना इफेक्ट काम कर रहा था। मगर अब मेरी हालत ऐसी ना रह गई थी कि मैं कुछ सोच विचार पाता। जूते उतारकर वहीं कपड़े पहने बेड पर पसर गया। और कोई मौका होता तो नीला जूते ही नहीं कपड़े भी उतार कर आराम से लिटाती। मैं भरे पूरे घर में भी अकेला था और अकेले ही गहरी नींद में सो गया। जब मेरी नींद खुली तो मोबाइल पैंट की जेब में ही बजे जा रहा था। वाइब्रेटर भी ऑन था तो शरीर में झंझनाहट भी हो रही थी। जेब से मोबाइल निकालते हुए मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो 11 बज रहे थे। मुझे एक झटका सा लगा था। जल्दी से बैठ गया। मोबाइल तब तक बंद हो चुका था। देखा तो 7 मिस्ड कॉल पड़ी थी। सभी ऑफिस की थी। मैं अंदर ही अंदर सहम गया। फिर उस नंबर पर कॉल की जो मेरे करीबी कोलीग पे था। हाँ, उसके पहले यह जरूर चेक कर लिया था कि कहीं कोई कॉल संजना की तो नहीं थी। यह देखकर निराश हुआ कि उसकी एक भी कॉल नहीं थी। कलीग लविंदर सिंह ने फोन उठाने में देर नहीं की। छूटते ही बोला, ओए कहाँ है तू, फोन क्यों नहीं उठा रहा? तेरे घर फोन किया तो भाभी जी बोले कुछ पता नहीं कहाँ है। कुछ नाराज सी लग रही थी, तू आखिर है कहाँ? मैंने पूछा कब फोन किया था? तो वह बोला, अरे यार 1 घंटे पहले किया था। जब कई बार करने पर भी तूने रिसीव नहीं किया तब घर वाले नंबर पर ट्राई किया था। तब पता चला कि किसी को कुछ भी पता नहीं कि तुम कहाँ हो, तो फिर तुझे मिलाने लगा। आखिर माजरा क्या है? लविंदर की बात से साफ था कि मैं सो रहा था, लेकिन नीला ने गुस्से में कह दिया कि पता नहीं कहाँ है। बात टालने की गरज से मैंने कहा, माजरा कुछ नहीं है, मिलने पर बताऊंगा, बात करूंगा। ये बताओ ऑफिस में कोई पूछ तो नहीं रहा था? लविंदर बोला, बॉस सुबह से कई बार पूछ चुके, काफ़ी गुस्से में तुमसे तुरंत मिलना चाहते हैं, बल्कि वो कल ही बुलाए थे, लेकिन तुम आधे घंटे पहले ही निकल चुके थे। फिर उन्होंने कई बार कॉल की, लेकिन तुमने कॉल रिसीव नहीं की। मैंने कहा, हाँ, ऑफिस का लैंडलाइन नंबर देखकर मैंने समझा तुम ही लोगों में से कोई बात करना चाह रहा होगा,
इसलिए नहीं उठाया। मैं ज़रूरी काम से निकला था। लविंदर बोला, अरे यार, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था कि 2 मिनट बात भी नहीं कर सकते थे? घर भी नहीं गए? मैंने कहा जब मिलूंगा तब इस बारे में बात करूंगा। बस क्यों पूछ रहे थे तुम्हें? सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ खास पता नहीं, बस इतना मालूम है कि तुमसे जुड़ा कोई सीरियस मैटर है, इसलिए जैसे भी हो तुरंत आओ। लविंदर की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए। कुछ ऐसे कि संजना नैन्सी भी उड़ गए उसी में। आनन फानन में तैयार होकर मैं ऑफिस पहुंचा। वहाँ सब ऐसे देख रहे थे जैसे मैं फांसी के फंदे पर चढ़ने जा रहा हूँ। कईयों के चेहरे पर जहाँ हवाइयाँ उड़ रही थी, वहीं कुछ चेहरों पर व्यंग भरी मुस्कुराहट भी साफ दिख रही थी, खास तौर से लतखोरी लाल के चेहरे पर। मैं उस समय उससे बहस में नहीं उलझना चाहता था। डरता डरता अंदर अंदर सहमता मैं चला गया तमाम उलझनों में उलझा बॉस के चैम्बर में। अंदर जो हुआ वह मेरी कल्पना से परे था। जो बॉस पिछले 15 वर्षों से मुझे छोटे भाई की तरह मानता था और मैं उन्हें बॉस से ज़्यादा बड़ा भाई मानता था, जिसके चलते ऑफिस में मेरी एक अलग ही धाक थी, उसी बॉस ने, भाई ने मुझे क्या नहीं कहा। बेहतर तो यह था कि वह मुझे जूता उतार कर 4 जूते मार लेते, मगर वह बातें ना कहते जो कहीं मेरी आंखें भर आई, तब कहीं वह कुछ नरम पड़े। मगर आगे जो बातें कही उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि मुझे किसी तरह बचा ले, मगर उन्होंने साफ कहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी नौकरी बच जाए। यह कोई सरकारी डिपार्टमेंट तो है नहीं, लिमिटेड कंपनी है। शहर के सबसे पुराने पब्लिशिंग हाउसेस में गिनती है इसकी। इतिहास के कई पन्नों में दर्ज हो चुका है यह। इस समय टॉप मैनेजमेंट बहुत सख्त है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से अव्यवस्था ज़्यादा फैली है। कई अनियमितताओं में तुम्हारा नाम ऊपर है, पूरे ऑफिस में। ऊपर तक यह बात फैली हुई है कि मेरा तुम पर वरद हस्त है, जिससे तुम मनमानी करते हो, नियमों का उल्लंघन करते हो। संजना की कन्फर्मेशन के लिए तुमने जो रिपोर्ट भेजी वह पूरी तरह से झूठी, बायस्ड और निराधार है। मैनेजमेंट को उससे तुम्हारे संबंधों की पूरी जानकारी है। यह भी पता है कि उसका सारा काम तुम करते हो, उसे कुछ नहीं आता। उसकी गलत साइड लेकर तुम लोगों से मिसबिहेव करते हो। ऑफिस का पूरा वर्क कल्चर, वर्क एटमॉस्फेयर किल कर दिया है। कुछ लोगों ने सब प्रमाण तुम्हारी एनोनिमस रिपोर्ट तक की है। मैंने ऊपर समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रमाण इतने पुख्ता है कि मैं कुछ नहीं कर सका। सस्पेंशन के अलावा फिलहाल कोई रास्ता नहीं बचा है। खैर, अभी जाओ, धैर्य से काम लो, लंच के बाद आकर मिलना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कुर्सी से जब मैं उठा तब उन्होंने यह भी कहा, चेहरे पर नियंत्रण रखो, ऐसा ना हो कि बिना बोले ही सब कुछ कह दो। मगर मुझसे कंट्रोल कहाँ होना था। चेहरे पर थकान, ऊपर से उड़ती हवाई ने ऐसा बना दिया था मानो मैं अपनी सारी दुनिया ही लुटा कर चला आ रहा हूँ। बाहर निकला तो फिर सब कनखियों से ऐसे देख रहे थे कि जैसे न जाने क्या खोकर मैं आया। मैं किसी से नजरें नहीं मिला सका। नॉर्मल दिखने की लाख कोशिशों के बावजूद बुझा बुझा सा, चुनाव हारा सबसे हॉट उम्मीदवार सा खिसियाया हुआ अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। गला सूख रहा था, एक गिलास पानी पिया, कुछ राहत मिली। आश्चर्य मुझे अब इस बात का होता है कि उस विकट स्थिति में भी दिलो दिमाग में किसी कोने में बराबर संजना संजना गूंज रहा था। कुर्सी पर सिर टिकाकर मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि एक बार किसी तरह संजना आ जाती तो अच्छा था। उसे फोन कर बुलाने का मन हुआ। मैं इस बात से अंदर ही अंदर खोल रहा था कि कल से वह बातें क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं रही है। कई बार उसे फ़ोन करने के लिए इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ा कर मैं ठहर जाता। इस बीच कई लोगों ने 3-4 बार फ़ोन करके हालचाल लेने के बहाने माजरा जानने की कोशिश जरूर की। मैं चतुराई से सबको साइड दिखाता रहा।
नीला, संजना, नैन्सी, बॉस की बातों में उलझता गटमट होता रहा। जैसे तैसे वक्त बीतता गया और लंच के बाद बॉस ने सस्पेंशन लेटर भी थमा दिया। तब मैंने महसूस किया जैसे मेरे तन में खून रह ही नहीं गया है। मेरी टांगें इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि बदन का बोझ उठाने में उनका दम निकला सा रहा है, उनका दम निकल जा रहा है। लग रहा था मानो बदन हजारों किलो का हो गया है। शाम को किसी तरह घर पहुंचा और कचरा घर बने बेडरूम में परसर गया। कुछ देर बाद मेरी आंखों की कोरों से आंसू निकलकर कानों तक पहुंचने लगे। मुझे जिस तरह से सब कुछ बताया गया था उस हिसाब से नौकरी का बच पाना करीब करीब नामुमकिन ही लग रहा था। इन सारी स्थितियों के लिए मुझे अब एकमात्र दोषी संजना ही लग रही थी। मुझे अब वह नागिन सी लगने लगी। मन में उसके लिए गालियों अपशब्दों की बाढ़ सी आ गई थी। कुछ देर बाद मुझे भूख प्यास भी सताने लगी थी, मगर किससे कहूँ। नीला बच्चों से तो कुछ कहने सुनने का अधिकार मैं पहले ही खो चुका था। उनसे संवाद के सारे साधन खत्म थे। इन कुछ क्षणों में ही मैं अपने को इतना अकेला हारा महसूस करने लगा कि जी में आया आत्महत्या कर लूं। रह रहकर संजना को गाली देता। तब मुझे एक बात शीतल मरहम सी लगी कि ठीक है, मैं सस्पेंड हुआ, मगर मुझे धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करने वाली संजना का कन्फर्मेशन भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उसे सख्त चेतावनी भी दी गई है। वैसे तो उसकी नौकरी ही जा रही थी, लेकिन तिकड़मी लतखोरी लाल की तिकड़म उसके काम आ गई। अब समझ में आया था कि तिकड़मी लतखोरी लाल पिछले काफ़ी समय से संजना के आगे पीछे किसी न किसी बहाने क्यों लगा रहता था। साथ ही वह कमीनी भी मुझसे नज़र बचा बचा कर मिलती थी उससे। वह वास्तव में मुझे डांस दे रही थी, डबल क्रॉस कर रही थी। मैं मूर्ख, पगलाया, अंधराया हुआ था। मुझे लतखोरी लाल से मिली यह बहुत बड़ी पराजय लग रही थी। मैं युद्ध के मैदान में खुद को हारा अकेला खड़ा पा रहा था, जिसके सारे फौजी भी उसका साथ छोड़कर भाग नहीं खड़े हुए थे, बल्कि बच्ची से जा मिले थे। मुझे लगा अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं अंतिम सांसें गिन रहा हूँ और मेरा बेड मेरी सरसैया है, मगर मेरी किस्मत इतनी काली है कि कोई अर्जुन की तरह मेरे सूखते गले को धरती का सीना बेद कर शीतल जल कौन कहे। एक गिलास फिल्टर वाला पानी भी देने वाला नहीं है। मैं प्राण निकलने की प्रतीक्षा करता युद्ध भूमि में घायल सिपाही सा पड़ा था, आंखें बंद किए हुए। न जाने कब तक कान तक पहुंचे आंसू अब तक सूख चुके थे। फिर अचानक ही माथे पर एक चिरपरिचित शीतल स्पर्श का एहसास किया और बोझिल सी आंखें खुल गईं। फिर आश्चर्य से निहारती रहीं उस डबडबाई झील सी गहरी आंखों को। आश्चर्य मिश्रित खुशी थी मेरे लिए, क्योंकि इस वक्त उन आंखों में खुद के लिए मैं प्यार स्नेह का उमड़ता सागर देख रहा था। मैं ना हिल सका, ना कुछ बोल सका। बस आंसू फिर से कानों तक जाने लगे। जिसे मैं लंबे समय से अपना दुश्मन नंबर 1 माने हुए था, उससे छुटकारा पाना चाहता था, वही मेरी पत्नी नीला मेरे सामने खड़ी थी। अपने शीतल स्पर्श से मेरी सारी पीड़ा खींचे जा रही थी। फिर बोली, उठिए। आज उसकी आवाज़ मुझे साध सी मधुर लग रही थी। मुझे निश्चल पड़ा देख मेरा हाथ पकड़कर उसने उठाया, बाथरूम में छोड़ा और कहा, हाथ मुंह धोकर आइए। मैं जब बाथरूम से आया तो वह लॉबी में खड़ी मिली और बोली, आइए नाश्ता करिए। मैं बिना कुछ बोले आज्ञाकारी फौजी की तरह डाइनिंग टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। नीला भी नाश्ता रखकर सामने बैठ गई। मेरे साथ ऐसे नाश्ता कर रही थी मानो सारी समस्या उसने हल कर ली। मैं बड़े असमंजस में था उसके इस बदले रूप से। नाश्ता खत्म होते ही उसने कहा,
कपड़े चेंज करके आप आराम करिए, मैं थोड़ी देर में खाना लगाती हूँ। मेरी किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना जाने लगी तो मैंने हौले से बच्चों के बारे में पूछा। नाश्ता करने के बाद मैं कुछ राहत महसूस कर रहा था। वह किचन की तरफ बढ़ती हुई बोली, दोनों मामा के यहाँ गए हैं, कल आएंगे, आज उनके बेटे का बर्थडे है। तुम नहीं गई? इतना कहने पर पलट कर उसने एक नज़र मुझ पर डाली, फिर बोली, बच्चों के कमरे में आराम करिए, बेडरूम कल साफ करूंगी, खाना वहीं लेती आऊंगी। मैं समझ गया नीला इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। सारी बात उसने बिना कुछ कहे ही कह दी थी। आगे कुछ कहने की मैं हिम्मत नहीं कर सका। चेंज करके लेट गया बच्चों के कमरे में। नीला के बदले रूप को समझने में मैं लगा हुआ था, मगर हर चीज पर भारी था सस्पेंशन। सारी आशाओं के विपरीत नीला ने बच्चों के बेड पर मेरे साथ ही पूरे मन से खाना खाया। फिर बच्चों के अलग पड़े बेड को मिला दिया, डबल बेड बना दिया। इतना ही नहीं, जब स्लीपिंग गाउन पहनकर आई तो स्प्रे भी कर लिया था, यहाँ तक कि बेड पर भी काफ़ी स्प्रे कर दिया। उसकी इस हरकत से मैं अंदर अंदर कुड़ गया। मन में आया, यहाँ नौकरी जा रही है, कल को खाने के लाले पड़ जाएंगे, और यह रोमांटिक हुई जा रही है। चाहती तो बच्चों को बुला सकती थी, आखिर उनका घर है ही कितनी दूर। मन में यही उथल पुथल लिए मैं लेट गया। उसने मेरी कुड़न को और बढ़ाते हुए बच्चों के लिए कमरे में लगे टीवी को ऑन कर दिया और फिर बड़े बेफिक्र अंदाज में सट कर लेट गई। मैं आखिर खुद को रोक न सका और बोला, आज बहुत बुरा हुआ, बड़ा मनहूस दिन है मेरे लिए। आगे कुछ बोलने से पहले ही वह बोल पड़ी, सब मालूम है मुझे, परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहोगे तो आगे भी हमेशा सब ठीक ही रहेगा। मैंने पूछा, क्या क्या मालूम है तुम्हें? यही कि संजना का कन्फर्मेशन रुक गया है, तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तुमने लाख कोशिश की लेकिन वह धूर्त औरत तुमसे बात तक नहीं कर रही है। मुझे एकदम करंट सा लगा। मैं एक झटके में उठकर बैठ गया और उतनी ही तेजी से पूछा, ये सब तुमको कैसे मालूम है और इतनी आसानी से बोले जा रही हो जैसे कोई बात ही नहीं हुई? वह बोली, आराम से लेटो, सब बताती। रही बात तुम्हारी नौकरी की, तो उसे कुछ नहीं होने वाला। मैंने सब ठीक कर लिया है। आश्चर्य नहीं कि तुमको सस्पेंड करने वाला तुम्हारा बॉस कुछ दिन बाद अपनी नौकरी बचाने के लिए तुमसे मदद मांगे। मैं अजीब से गुस्से से बोला, पागल हो गई हो क्या? आए बाएं साए बके जा रही हो। ऑफिस है तुम्हारा, घर नहीं कि जो चाहो कर लो। बॉस कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है जो मुझसे मदद मांगने आएगा। वह फिर अपने ही अंदाज में बोली, आएगा देख लेना। मैं भी कोई ऐसी वैसी औरत नहीं, मेरा नाम भी नीला है, तुम्हारी बीवी हो, समझे? और तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी कंपनी का मालिक प्रिंट पेपर किताबों की बिक्री के लिए मेरे उसी नेता भाई पर पूरी तरह डिपेंड है, जिससे तुम आवारा छुटभैया नेता कहकर सारे संबंध खत्म किए हुए हो। जब तुम रात भर गायब रहे तो उसी ने तुम्हारी सारी खोज खबर ली। तुम जरूर उसे दुत्कारते रहते हो, बरसों से घर तक नहीं आने देते। उसी छुटभैया नेता ने तुम्हारे ऑफिस के कई लोग उसी छुटभैया नेता से तुम्हारे ऑफिस के कई लोग बेहद करीबी संबंध बनाए हुए हैं। इतना तो समझ ही गए होगे कि मुझे पल पल की जानकारी क्यों रहती है। ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? जो कह रही हूँ एकदम सही कह रही हूँ। जैसे अचानक सस्पेंशन लेटर मिला है ना, वैसे ही जल्दी ये रिवोक लेटर मिलेगा विद प्रमोशन लेटर। मैंने आश्चर्य से कहा, अच्छा? वो छुटभैया इतना बड़ा नेता हो गया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, मदद मांगते हैं। मेरी नौकरी उसके दम पर है। इतना है तो फिर संजना को बाहर क्यों नहीं कर दिया अब तक? नीला फिर बोली, जो चाहोगे सब हो जाएगा। अभी तक मैंने उससे कुछ कहा नहीं है, सिर्फ भाभी के घमंडी ऐंठू स्वभाव के कारण कि वह मेरी खिल्ली उड़ाएगी। अच्छा, तो अब बता दिया, अब नहीं उड़ाएगी क्या? मैंने उनसे बात ही नहीं की। भाई से फ़ोन पर बात की और मना भी कर दिया कि भाभी को नहीं बताए, और वो मान जाएंगे। मुझे यकीन है उस पर।
आज तक उसने मेरी किसी बात को मना नहीं किया है। तब तो यह मानकर चलें कि अगले 2-4 दिन में संजना नौकरी से बाहर होगी और बॉस अपनी नौकरी बचाने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे होंगे। नीला फिर बोली, वह ही इसी लायक ऐसी कमीनी है जो चाहे जितनी जगह मुंह मार ले उसकी क्षुधा शांत नहीं होगी। उसकी चालाकी का अंदाजा इसी बात से लगा लो कि जब उसको वहाँ के लोगों से भाई की जानकारी हुई तो उसने कन्फर्मेशन के लिए सीधे तुम्हारे बॉस को फांस लिया। तुम्हें मालूम है कि वह पिछले 1 हफ्ते में 2 रातें तुम्हारे बॉस के साथ बिता चुकी है। तुम्हारा बॉस चाहता तो तुम्हें सस्पेंशन से बचा सकता था, लेकिन तुमको संजना से अलग कर अकेले यूज करते रहने के लिए ऐसा नहीं किया। वही बॉस जिसको तुम बड़े भाई की तरह मानते हो। यह सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैंने पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? नीला बोली, भाई ने सब बता दिया, उसी ने पता किया। तुम्हारे ऑफिस के लोगों ने ही सब बताया। इतना ही नहीं, वहाँ की बातें सुनकर तो मेरी नसें तनाव से फटने लगी। मुझे या भाई को लोगों ने इसलिए नहीं बताया कि वे हमसे डरते हैं या फिर हमारे हितैषी हैं। उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि सभी वहाँ एक दूसरे को जानवर की तरह काट खाने में लगे हैं। मुझे तो उस समय तुम पर बड़ा तरस आया कि आखिर तुम कैसे रहते हो जानवरों के झुंड में। जो लोग सब बता रहे थे वो तुम्हारे मामले के जरिए अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए थे। जिसको तुम लोग लतखोरी लाल कहते हो, दरअसल ज़्यादातर लोग उससे त्रस्त हैं। वो लोग उसको ही इसी बहाने ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। पहले मुझे लगा कि वहाँ वह अकेला इतना गंदा इंसान होगा, लेकिन भाई जब तह तक पहुँचा तो पता लगा वहाँ तो हर तीसरा आदमी ही लतखोरी लाल है। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।